Hello students, once again you're most welcome in my YouTube channel। बच्चों, आज कक्षा 11 के छात्रों को मैं पढ़ा रहा हूँ संघट, जिसको कहते हैं संघात भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉलिजन। बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल हम पढ़ रहे हैं कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य, जिसमें संघट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संघट मीन्स टक्कर, अर्थात जब दो या दो से अधिक स्थूल पिंड अथवा आवेशित सूक्ष्म कणों के बीच टक्कर होती है अथवा उनके बीच पारस्परिक अन्योन्य प्रक्रिया के फलस्वरूप उनकी गति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका संघट। अर्थात कि जब दो माइक्रो मीन्स दो बड़े अथवा सूक्ष्म आवेशित कणों के बीच टक्कर होती है या उनके बीच अन्योन्य प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप उनके गति के मार्ग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है टकराने के बाद। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है संघट। बच्चों, संघट में यह आवश्यक नहीं है कि दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में आए। सामान्यतः जो स्थूल निकाय होते हैं, स्थूल पिंड होते हैं, वे एक दूसरे से संपर्क होकर के जब टकराते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, परंतु जब आवेशित सूक्ष्म कण जैसे अल्फा कण हैं, वे एक दूसरे के संपर्क में आए बिना भी एक दूसरे से प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आए बिना। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि संघट वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म आवेशित कण या स्थूल कण आपस में टक्कर करते हैं, उनमें अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप उनके मार्ग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उनके गति की दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये कहलाता है संघट। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि जब संघट की जो प्रक्रिया किसी निकाय का गतिज ऊर्जा तथा संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। जब संघट हो रहा हो किसी निकाय में तो उस निकाय की गतिज ऊर्जा तथा संवेग उसका क्या होता है, संरक्षित रहता है। यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो हम कहेंगे वह निकाय क्या है, उसका निकाय का रेखीय संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। ठीक है बच्चों, तो गतिज ऊर्जा के संरक्षण के हिसाब से गतिज ऊर्जा का संरक्षित होती है या नहीं होती है, उसके आधार पे संघट को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका प्रत्यास्थ संघट। प्रत्यास्थ संघट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दूसरा है अप्रत्यास्थ संघट। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और तीसरा है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो बच्चों गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर संघट को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्यास्थ संघट, अप्रत्यास्थ संघट और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। अब कहते हैं प्रत्यास्थ संघट क्या हुआ। फर्स्ट है हमारे पास प्रत्यास्थ संघट। प्रत्यास्थ संघट वह निकाय जिसमें कॉलिजन के बाद, ठीक है, वह निकाय जिसमें गतिज ऊर्जा और संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। किसके बाद, टक्कर के बाद। जब 2 या 2 से अधिक कणों के बीच टक्कर होती है और टक्कर होने के फलस्वरूप उस निकाय की गतिज ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित होता है, तो हम उसको कहेंगे कि वह निकाय क्या है, प्रत्यास्थ है
ठीक है, इलास्टिक कोलिजन उसके अंदर है। तो प्रत्यास्थ निकाय के अंदर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यांत्रिक ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ठीक है, तो जो सामान्यतः तो आपने देखा होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन या परमाणु के कणों के बीच जो टक्कर होती है वो पूर्णतः क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है। और जो आवेशित कण हैं उन कणों के बीच जो है जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उनके बीच घर्षण होता है। तो आदर्श जो पूर्णतः जो प्रत्यास्थ वाली जो घटना है वो क्या होगी, वो एक जो है वो एक आइडियल जो है ये संभव नहीं हो पाता। जो आइडियल जो आदर्श पूर्णतः प्रत्यास्थ की बात हम कर रहे हैं, तो वो एक इस प्रकार वो एक क्या है, वो एक घटना है जो कि असंभव घटना है। ठीक है, तो दूसरा बच्चों हमारे पास है अप्रत्यास्थ संघट। और अप्रत्यास्थ संघट में वह निकाय जिसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, संरक्षित नहीं रहती है। संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, उस निकाय की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, अभी तो ये आपका जनरली जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं, ज्यादातर जो घटनाएं हम देखते हैं वो अप्रत्यास्थ संघट हम देखते हैं। तीसरी चीज हमारे पास है पूर्णतः प्रत्यास्थ, मतलब जिसमें वह निकाय जिसमें कणों के बीच जो है गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, लेकिन जो संवेग होता है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि जब बंदूक की गोली हम छोड़ते हैं तो बंदूक की गोली जब किसी लकड़ी पर टकरा रही है तो लकड़ी के अंदर वो गोली क्या हो जाती है, धंस जाती है। अर्थात उसका जो संवेग है वो संरक्षित है, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमने जो है गतिज ऊर्जा और संवेग संरक्षण के हिसाब से हमने जो है जो संघट है, इन संघट को 3 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, अब बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम जो अगला टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट, इसको कहेंगे वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। अर्थात कि जब दो पिंड क्या कर रहे हो, सरल रेखा में गति कर रहे हो, तो सरल रेखा में गति करते हो, जब उनके बीच जो टक्कर होगी वो टक्कर क्या होगी, पूर्णतः क्या होती है, वो एक विमीय। जब कोई कण जो है 2 या 2 से अधिक कण सरल रेखा में गति कर रहे हो तो उनके बीच जो टक्कर होगी वो कहलाएगी एक विमीय संघट। और उस विमीय उसमें जब कण क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पर टकरा रहे हैं, तो टकराने पर जब दोनों कण एक दूसरे के संपर्क में आए, तो संपर्क में आने पर क्या हो रहा है, संपर्क में आने पर जो संपर्क में आने से उनका क्या हो जा रहा है, संपर्क में आने से उनके अभिलंबवत के अनुदिश जो है उसकी क्या हो जा रही है, दिशा हो जा रही है। अर्थात माना 2 कण हमारे पास हैं, 2 कण जिनका प्रारंभिक वेग, माना 2 कण हमारे पास है, एक है आपका कण ये है, इसका द्रव्यमान है m1, और दूसरा कण हमारे पास जो है ये है। ठीक है, इसका द्रव्यमान है m2। ठीक है, दूसरा कण ये है, इसका प्रारंभिक वेग आपका देख रहे हैं आप u1, और इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u2। ठीक है, अब आप कहेंगे u1 इज ग्रेटर देन u2 के, अर्थात इस कण ए का जो प्रारंभिक वेग है वो u1 वो ज्यादा है किससे, दूसरे कण के से। तो ये टक्कर से पूर्व वेग है, टक्कर से पूर्व वेग, टक्कर से पूर्व। और उसके बाद क्या हुई, टक्कर हुई। तो आप देख रहे हैं, मैंने कहा जब 2 या 2 से अधिक कण सरल रेखा में गति कर रहे हैं तो उनके बीच क्या हो रही, टक्कर हो रही। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बड़ा कण है जिसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान क्या है, m2। यहाँ पे टक्कर हुई, ये क्या हुई, टक्कर हुई। टक्कर के फलस्वरूप क्या हो गया, इनका जो वेग हो गया वो परिवर्तित हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका वेग जो है v1,
इसका वेग, इसका द्रव्यमान m1 v1 और इसका वेग क्या हो जाएगा, इसका जो वेग होगा दूसरे टकराने के बाद इसका वेग v2। ठीक है, तो ये है टक्कर के बाद, ये हो गया आपका टक्कर से पूर्व वेग और टक्कर के बाद वेग। टक्कर के बाद वेग तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1, टक्कर के बाद वेग। पहले के सापेक्ष दूसरे का जो वेग हो जाएगा वो v2 माइनस v1 और ये हो जाएगा u1 माइनस v2, अर्थात पहले का वेग क्या है, ज्यादा है, और दूसरे का वेग क्या है, दूसरे का प्रारंभिक वेग। पहले कण का जो प्रारंभिक वेग है वो ज्यादा है और दूसरे कण का जो प्रारंभिक वेग है वो कम है। तो पहला वाला जो है दूसरे को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, मतलब उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टक्कर से पूर्व जो वेग हो जाएगा u1 माइनस u2। टक्कर में आपका वेग, जब दोनों के बीच टक्कर हुई तो टक्कर के अभिलंब के अनुदिश जो है इनकी दिशा परिवर्तित हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान है m1 और इसका क्या है m2, इसका वेग परिवर्तित हो गया v1 और इसका क्या हो गया v2 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है मैंने कहा कि ये क्या है, पूर्णत्व प्रत्यास्थ है। आप देख रहे होंगे पूर्णत्व प्रत्यास्थ क्यों है कि ये एक विमीय डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, इनमें टक्कर हो रही है, तो ये पूर्णत्व प्रत्यास्थ है, अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा भी और यांत्रिक, यह क्या, यह घटना क्या है, आप इसको लिखेंगे, यह घटना पूर्णतः प्रत्यास्थ है, यह घटना पूर्णतः प्रत्यास्थ है। अतः गतिज ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित, गतिज ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा तथा जो है यह घटना पूर्णतः प्रत्यास्थ है, अतः गतिज ऊर्जा तथा संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। तो हम इसके जो है सबसे पहले निकालते हैं कि टकराने से पूर्व संवेग कितना है और टकराने के बाद संवेग कितना होगा। तो हम निकालते हैं बच्चों इसमें टकराने से पूर्व, टकराने से पूर्व संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग। बच्चों टकराने से पूर्व जो संवेग हो जाएगा, मैंने आपको बताया टकराने से पूर्व पहले वस्तु का जो संवेग है, पहले कण का जो संवेग है वो क्या हो जाएगा, m1 u1। टकराने से पूर्व जो वेग है वो क्या है, पहले का द्रव्यमान m1 है तो उसका प्रारंभिक वेग u1, दूसरे कण का प्रारंभिक वेग u2 और उसका द्रव्यमान m2। तो जब टकराने से पूर्व पहले कण का संवेग प्लस दूसरे कण का संवेग बराबर किसके हो जाएगा, टकराने के बाद m1 अंतिम वेग हो जाएगा उसका, पहले वस्तु का, पहले कण का v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम इसको यदि देखें, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2। तो ये देखेंगे आप, m1 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ये होगा u1 माइनस v1 बराबर m2 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2। ठीक है, तो ये जो संवेग है यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो संवेग हो जाएगा, ये जो टकराने से पूर्व संवेग और टकराने के बाद जो संवेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो बच्चों ये हुआ आपका टकराने से पूर्व संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा हमारी होगी टकराने, ये हमने क्या किया, ये संवेग,
ये क्या निकाला हमने, संवेग। अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी टकराने से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर टकराने के बाद गतिज ऊर्जा। ठीक है, टकराने से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर टकराने के बाद गतिज ऊर्जा। तो बच्चों, टकराने से पूर्व जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी, टकराने से पूर्व जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 m1 पहले कण की गतिज ऊर्जा m1 u1 का स्क्वायर प्लस दूसरे की हो जाएगी m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू टकराने के बाद पहले कण की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी m1 v1 का स्क्वायर प्लस दूसरे पिंड की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी दूसरे कण की हो जाएगी 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ओके, अब हम इसको जो है 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे। देखिए 1/2 हमारा कॉमन आ गया, 1/2 m1 ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा जो ये हो जाएगा ये हम निकालेंगे, इसको हम जब निकालेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा m1 a1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। ओके, और यहाँ पर भी हम वही सूत्र लगाएंगे। ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर अब हम करेंगे समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर आप भाग देंगे तो देखिए m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। ठीक है, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2। ठीक है, समीकरण 2 में 1 का भाग दे रहे हैं हम। समीकरण 1 हमारी है m1 u1 माइनस v1। ओके, और इधर है हमारा राइट हैंड साइड में m2 v2 माइनस u2। m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल। इससे जो है ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सॉरी ये जो है क्या है, सेम है। तो अब हमारे पास जो है फाइनली जो बचा उसको हम निकालेंगे। हमारे पास बचा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है, तो देखेंगे आप यदि हम इसको इस तरीके से करें तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अर्थात ये जो समीकरण हमारी निकली, ये समीकरण नंबर हमारी जो है 2 और समीकरण नंबर 3। जो ये समीकरण नंबर 3 है यही है कि टकराने से पूर्व पहले का दूसरे के सापेक्ष वेग, इसको हम लिखेंगे बच्चों
टकराने से पूर्व पहले कण का दूसरे कण के सापेक्ष टकराने से पूर्व पहले कण का दूसरे के सापेक्ष वेग बराबर टकराने के बाद पहले का दूसरे के सापेक्ष वेग। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, तो ठीक हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो वेग है पहले के सापेक्ष दूसरे का जो वेग है, पहले के सापेक्ष जो दूसरे का वेग है, जिसमें एक कण दूसरे को के नजदीक आना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है, अर्थात जहां पर u1 क्या है, इज ग्रेटर देन u2 के, मतलब पहले कण का वेग ज्यादा, दूसरे कण का वेग कम, तो पहला कण दूसरे को पकड़ना चाहता है, दूसरे कण का पकड़ना चाहता है, तो वहां पर पहले के सापेक्ष जो दूसरे का वेग हो जाएगा वो हो जाएगा जिसको हम कहते हैं उपागमन सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ऑफ अप्रोच। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, दूसरा जो वेग है वो पृथक्करण सापेक्ष वेग। जब एक कण का वेग दूसरे से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, जब एक कण दूसरे से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, तो उसके सापेक्ष जो वेग कहलाएगा वो कहलाएगा पृथक्करण वेग कहलाएगा। एक कण दूसरे के सापेक्ष क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वो पृथक्करण सापेक्ष वेग कहलाएगा, जिसको हम जो है हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जब कण एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो वहां पर जो वेग होगा, तो हम इसको फाइनली निकाल सकते हैं बच्चों कि एक कण के सापेक्ष दूसरे का वेग, पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग, और दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग टकराने से पूर्व टकराने से पूर्व पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग। टकराने से पूर्व पहले के सापेक्ष दूसरे का जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, इसमें देखेंगे, इसमें आपने एक चीज देखी, एक विमीय संघट में पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग, जिसको हम कहेंगे उपागमन के सापेक्ष वेग बराबर टकराने के पश्चात या पृथक्करण के पश्चात जो पृथक्करण के सापेक्ष जो वेग होता है। ठीक है, पृथक्करण के सापेक्ष जो वेग होता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात पहले के सापेक्ष टकराने से पूर्व पहले के सापेक्ष दूसरे का उपागमन सापेक्ष वेग, और टकराने के बाद कणों का दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग क्या होता है, वो होता है बराबर होता है। ठीक है, पृथक्करण, इसको हम क्या कहेंगे, पृथक्करण सापेक्ष वेग, उपागमन सापेक्ष वेग बराबर पृथक्करण सापेक्ष वेग। उपागमन वेग क्या है, टकराने से पूर्व वाला वेग, और पृथक्करण सापेक्ष वेग है वो टकराने के बाद है। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से निकालेंगे कि पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग, यदि हम निकाल रहे हैं पहले के सापेक्ष दूसरे का जो वेग निकाल रहे हैं बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारा पहले के सापेक्ष u1 माइनस u2 इज इक्वल टू जो पृथक्करण पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग यदि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे अंतिम वेग, तो ये हो जाएगा, इसको हम v1 माइनस कॉमन ले लो, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा u1 माइनस u2 के। ठीक है, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस u1 माइनस u2 के, अर्थात इनकी दिशा क्या होती है, जब पिंड टकरा रहे हैं तो टकराने के बाद इनका परिमाण, वेग का परिमाण तो समान हो रहा है, लेकिन इसका जो है इनकी दिशाएं क्या हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। तो यहाँ पर पहले के सापेक्ष टकराने के बाद पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग,
किसके? टकराने से पूर्व पहले के सापेक्ष दूसरे के वेग के बराबर होता है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उसकी दिशा क्या होती है? अलग होती है। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग, दूसरे का सापेक्ष दूसरे टकराने के बाद दूसरे कण का पहले के सापेक्ष वेग, ठीक है। टकराने के बाद दूसरे कण का पहले के सापेक्ष जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा -v1, ओके। और यहां पर जो है वेग बराबर टकराने से पूर्व पहले के सापेक्ष, टकराने से पूर्व दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग। तो देखिए, टकराने के बाद दूसरे कण का पहले के सापेक्ष वेग बराबर टकराने से पूर्व जो वेग है, इसको हम भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस u2 माइनस u1। तो अर्थात v2 माइनस v1 बराबर माइनस u2 माइनस u1। आप समझ रहे होंगे, मैंने कहा कि जब दो कण सरल रेखा में गति कर रहे हैं, मतलब जब कणों की गति, कणों का जो संघट है वो एक विमीय है, ठीक है, एक विमीय है, उस कंडीशन में टकराने के पश्चात दूसरे के सापेक्ष जो पहले का वेग है और टकराने से पूर्व पहले के दूसरे के सापेक्ष पहले का जो वेग है वो बराबर होगा, लेकिन उनकी जो दिशाएं होंगी वो क्या होंगी? विपरीत होंगी। दिशा, परिमाण समान होगा लेकिन दिशाएं क्या होंगी? विपरीत होंगी। के बाद पिंडों का वेग, संघट के बाद पिंडों का वेग M1 द्रव्यमान के लिए। बच्चों, मैंने कहा था पहले जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने कहा कि टकराने से पूर्व और टकराने के बाद संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है पिंडों का। तो ये मैंने निकाला था M1 निकाला था, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ठीक है। टकराने से पूर्व और टकराने के बाद संवेग क्या होता है? संरक्षित होता है पिंडों का। अब एक समीकरण मैंने बताया कि मैंने जो निकाला था कि टकराने से पूर्व पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग u1 माइनस u2 इज इक्वल टू टकराने के बाद दूसरे के सापेक्ष पहले का जो वेग होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। अब हमने यदि वेग निकालना है तो u1 माइनस u2 प्लस v1 हो जाएगा v2, ठीक है। अब ये v2 की वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं? समीकरण में। v2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो ये हो जाएगा बच्चों m1 u1 माइनस v1, ओके, इज इक्वल टू m2 u2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, v2 की वैल्यू हो जाएगी u1 माइनस u2 प्लस v1 और माइनस u2, ओके। अब इसको खोल लेंगे हम तो ये हो जाएगा बच्चों m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 माइनस प्लस m2 v2, ठीक है, m2 v1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2 m2 u2, माइनस माइनस क्या होगी? जुड़ गई, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? इसमें जो है हमें u1 को हम साथ दे देते हैं, ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 u1, ठीक है,
माइनस ये जो है V1 हम जो है उधर ले लेते हैं, ठीक है, V1 हम इसको उधर ले लेंगे, प्लस 2m1 2m2 u2 2m2 u2 इज इक्वल टू m2, यहाँ पे V1 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है m1 द्रव्यमान के लिए हम निकाल रहे हैं, तो m1 द्रव्यमान के लिए बच्चों हमारा निकल जाएगा, m1 द्रव्यमान के लिए हमारा निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा u1 कॉमन आ गया, u1 m1 प्लस m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल टू V1 m2 प्लस m1, ठीक है। अब हमें वेग चाहिए, V1 चाहिए, तो V1 बराबर हो जाएगा u1 m1 माइनस m2 बटे m2 प्लस m1, ये हो जाएगा u1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2, इसको m1 प्लस m2 लेंगे, m1 प्लस m2, ठीक है, बराबर किसके, V1 के, ठीक है। ये पहले का वेग निकल गया। अब इसी प्रकार से हम जो है दूसरे का वेग निकालते हैं, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, दूसरे का वेग निकालते हैं। दूसरे के लिए तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों, बाद में हमारा काम आएगा। ये हो जाएगा V1 हमने निकाल दिया, V1 बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, 2m1 प्लस m2, ये यहाँ पे क्या है, u2 भी है, ठीक है, ये क्या हो गया, u2 भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे कण का वेग, ठीक है। अब दूसरे के लिए संघट के बाद पिंडों का वेग हम V2 निकाल रहे हैं, अब हम निकालेंगे वेग, संघट के बाद जो वेग निकाल रहे हैं m1 के लिए, संघट के बाद V2 के लिए निकाल रहे हैं, तो हम जानते हैं m1 बराबर u1 माइनस V1, ठीक है, और m2 इज इक्वल टू V2 माइनस u2, ठीक है। ये संघट के बाद, जो संघट के बाद जो है संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है, और एक हमने कहा था कि संघर्ष से पूर्व, मतलब टकराने से पूर्व u1 माइनस u2 इज इक्वल टू टकराने के बाद दूसरे के सापेक्ष पहले का जो वेग हो जाएगा होता है बराबर। यहाँ पे हम V1 निकालना चाह रहे हैं, तो V1 हम यदि हम निकालेंगे तो V1 बराबर हो जाएगा V2, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस u1 और प्लस u2, ठीक है। अब हम V1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो देखेंगे आप m1 u1 माइनस V1 की वैल्यू हो जाएगी u2, ये हो जाएगा V2 माइनस u1 प्लस u2, ठीक है, ये हमारा निकल गया। ये हमने वैल्यू रख दी बराबर m2 V2 माइनस u2। अब बच्चों हम देखेंगे, इसको खोलिएगा, m1 u1 माइनस V2 प्लस u1 माइनस u2, ठीक है, बराबर m2 V2 माइनस u1, ठीक है, V2 माइनस u2, ये हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 2u1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों m1 2u1 माइनस V2 माइनस u2 इज इक्वल टू m2, इसको खोल देंगे, m2 V2 माइनस m2 u2, ठीक है। इसको भी हम यदि खोलना चाहें तो ये हो जाएगा 2m1 u1 माइनस m1 V2 माइनस m1 u2 इज इक्वल टू m2 V2 माइनस m2
U2। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे इसमें, अब इसमें हम V1 चाहिए, हमें क्या चाहिए V1। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे हमें V2 चाहिए, तो ये हो जाएगा V2 वाली इधर ले लीजिए और U2 इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2m1 U1 माइनस U2 कॉमन ले लेंगे, माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा U2 कॉमन आ जाएगा। और ठीक है, ये हो जाएगा माइनस m1 U2 प्लस m2 U2 इज इक्वल टू m2 V2। ठीक है, प्लस m1 V2। ठीक है, V2 कॉमन आ गया तो m1 प्लस m2 हमारा निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हमारा कॉमन आ रहा है 2m1 U1 माइनस, हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, U2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2। ठीक है, तो अब V2 यदि हम निकाल रहे हैं, अब हमने क्या निकाला, यदि हम V2 निकाल रहे हैं तो V2 हमारा निकल गया, V2 इज इक्वल टू 2m1 बटे m1 प्लस m2 U1 माइनस माइनस ये हो जाएगा m1 माइनस m2 बटे m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा U2। अब ये जो है दोनों बेग हमने टकराने के, संघट के बाद पिंडों का बेग निकाल दिया। यदि पहली कंडीशन, यदि हमारे पास विशेषताएं हैं, यदि m1 बराबर m2 के हो तो क्या हो जाएगा, v1 बराबर u2 के और v2 बराबर u1 के। आप देख सकते हैं यदि हमने m1 और m2 बराबर किया, m1 हमने m2 बराबर किया, तो v1 किसके हो जाएगा, v1 बराबर, ये तो हमारा शून्य हो गया। ठीक है, तो हमारा v2 बराबर किसके बचेगा, u2 के। ठीक है, और यदि हमने जो है दूसरे समीकरण में, यदि हमने जो है v2 हमारा किसके बराबर आ जा रहा है, m1 m2 किया, तो ये हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, v2 बराबर u1 के। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, यदि m2 क्या कर देते हैं, 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये पहली विशेषता है। दूसरी है, यदि m2 0 है तो u2 भी क्या हो जाएगा, मतलब m2 0 का मतलब यदि रेस्ट में है, द्रव्यमान क्या है m2, यदि जो है m2 0 नहीं, u2 क्या है, 0 है। यदि u2 0 है तो m2 भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है, u2 मतलब यदि विराम अवस्था में है, यदि दूसरा पिंड का जो है विराम अवस्था में है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है, हम क्या निकालेंगे, उस समीकरण में, पहली वाली समीकरण में हमारा जो है u2 क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो v1 बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 u1। ओके, u2 क्या हो रहा है, रेस्ट में आ गया। ठीक, अब यदि हमारा जो है v2 क्या हो जाएगा, इसके लिए v2 आप देखेंगे तो v2 हमारा जो है, मैंने कहा यदि u2 0 है, मतलब ये रेस्ट मास 0 हो जाएगा, तो v2 हो जाएगा आपका 2m1 u1 बटे m1 प्लस m2। इसका मतलब है कि यदि दूसरा पिंड रेस्ट में है, अर्थात उसका जो है प्रारंभिक वेग शून्य है, यदि दूसरे पिंड का जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य है, तो उसका द्रव्यमान भी हम क्या कह रहे हैं, उसका संवेग क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2m1 u1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब यदि जो है तीसरी कंडीशन हमारी यहाँ पे आएगी, तीसरी कंडीशन हमारी इस टॉपिक में आ रही है, तीसरी कंडीशन हमारी इस टॉपिक में आ रही है बच्चों। तो बच्चों, संघट के फलस्वरूप कणों का जो वेग होगा, पिंडों का वेग होगा, वो मैंने आपको अलग अलग निकाल करके दिखाया।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में ये आया होगा। धन्यवाद।